नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर का रहने वाला हूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं और मेरी उम्र 25 साल है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह घटना इतनी खौफनाक है कि आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं जिंदा बच गया शायद इसीलिए ताकि मैं दुनिया को उस जगह के बारे में बता सकूं। यह कहानी मेरी और मेरे बचपन के दोस्त साहिल की है। हम दोनों को ही घूमने का बहुत शौक था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि हमारा यह शौक हमें मौत के इतने करीब ले जाएगा। बात पिछले साल दिसंबर की है। ठंड का मौसम अपने चरम पर था और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैंने और साहिल ने ऑफिस से छुट्टी ली थी और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम न्यू ईयर मनाने के लिए अपनी कार से नैनीताल जाएंगे। हम दोनों ही लॉन्ग ड्राइव के शौकीन थे, इसलिए हमने तय किया कि हम रात को ही निकलेंगे ताकि सुबह तक हम पहाड़ों में पहुंच जाएं और सूरज उगते हुए देख सकें। यह हमारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। हमने रात के करीब 10 बजे नोएडा से अपनी सफर की शुरुआत की। साहिल गाड़ी चला रहा था और मैं बगल वाली सीट पर बैठा गाने बदल रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे। गाड़ी में चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी थीं और हम पुरानी बातें करते हुए हंस रहे थे। शुरुआत के 3-4 घंटे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हाईवे पर ट्रैफिक भी कम था और गाड़ी मक्खन की तरह चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए और पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे, मौसम बदलने लगा। करीब रात के 2 बज रहे होंगे जब हमने देखा कि कोहरा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो हमें लगा कि यह सामान्य है क्योंकि हम पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वह कोहरा कुछ अजीब था। वह इतना घना और सफेद था कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। साहिल ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। हम बमुश्किल 20 या 30 की स्पीड पर चल रहे थे। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या ट्रक नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो गई है और सिर्फ हम दोनों ही इस काली सड़क पर जाग रहे हैं। अचानक साहिल ने ब्रेक मारा। गाड़ी के टायर्स सड़क पर घिसटे। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ भाई, तूने ऐसे ब्रेक क्यों मारा? साहिल ने सामने इशारा करते हुए कहा कि आकाश देख, सामने रोड बंद है। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ था और एक बोर्ड पर लिखा था कि आगे का रास्ता निर्माण कार्य के चलते बंद है, कृपया डायवर्जन लें। हमें बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैप में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। हमारे पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके थे। साहिल ने गाड़ी को दाईं तरफ एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया जो एक छोटे से जंगल के बीच से होकर जा रही थी। मैप ने भी रास्ता रिरूट कर दिया और दिखाने लगा कि यह रास्ता हमें 15 किलोमीटर आगे जाकर वापस मेन हाईवे से मिला देगा। हमने सोचा चलो 15 किलोमीटर की ही तो बात है, निकल जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि वह 15 किलोमीटर हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाले हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी उस कच्ची सड़क पर उतरी, माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। सड़क के दोनों तरफ घने और ऊंचे पेड़ थे जिनकी डालियां सड़क के ऊपर एक गुफा जैसी बना रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी अजीब लग रही थी। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद भी वह रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैप में नेटवर्क आना बंद हो गया था और जीपीएस की नीली लाइन एक ही जगह अटक गई थी। तभी अचानक गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाज आई और गाड़ी झटके खाने लगी। साहिल ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी ने रेस पकड़ना बंद कर दिया और कुछ ही सेकंड में एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की मध्यम रोशनी सड़क के थोड़े से हिस्से को रोशन कर रही थी। साहिल ने झुंझलाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बोला कि यार, अब ये क्या मुसीबत है। उसने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाई, इंजन ने घरघराहट की आवाज की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। बाहर कड़ाके की ठंड थी। हवा इतनी बर्फीली थी कि जैकेट पहनने के बाद भी हमारी हड्डियां कांप रही थीं।
साहिल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और बोनट खोलकर देखने लगा। मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं बस इधर उधर देख रहा था। तभी मेरी नजर पेड़ों के बीच कुछ दूरी पर एक मध्यम सी रोशनी पर पड़ी। मैंने साहिल को कोहनी मारी और कहा कि भाई देख, वहां कुछ रोशनी दिख रही है, शायद कोई घर हो या कोई ढाबा हो। साहिल ने बोनट बंद किया और मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि भाई इस जंगल के बीच में ढाबा कौन बनाएगा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। गाड़ी ठीक होने वाली नहीं थी और इस सुनसान जंगल में गाड़ी के अंदर रात बिताना सुरक्षित नहीं लग रहा था। हमने अपना जरूरी सामान और जैकेट उठाई और उस रोशनी की तरफ पैदल चलने लगे। पैरों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। जैसे जैसे हम पास गए वह रोशनी और साफ होती गई। करीब 10 मिनट चलने के बाद हम एक बड़े से गेट के सामने खड़े थे। वह एक पुरानी हवेली जैसी इमारत थी जिसे शायद बाद में होटल में बदल दिया गया था। गेट के ऊपर जंग लगे लोहे के अक्षरों में लिखा था द ग्रैंड हेरिटेज होटल। होटल देखने में बहुत पुराना और शाही लग रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि इसकी मरम्मत काफी समय से नहीं हुई है। दीवारों का पेंट उखड़ चुका था और जगह जगह काई जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि होटल के अंदर की लाइटें जल रही थीं। साहिल ने मेरी तरफ देखा और कहा कि चल भाई, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिली। सुबह होते ही मैकेनिक को ढूंढ लेंगे और यहां से निकल जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अंदर से एक बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाहर ठंड से हमारी हालत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने साहिल की बात मान ली। हम गेट खोलकर अंदर कंपाउंड में दाखिल हुए। कंपाउंड में बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई थीं और बीच में एक फव्वारा था जो सूखा पड़ा था। मुख्य दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें खिड़कियों से देख रहा है। मैंने ऊपर की तरफ देखा। होटल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की पर मुझे लगा कि कोई परछाई हिली है। मैंने साहिल को रुकने के लिए कहा और ऊपर इशारा किया। साहिल ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा कि आकाश, तुझे हमेशा वहम होता है, वहां कोई नहीं है, शायद पर्दे हवा से हिल रहे होंगे। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। फिर भी मैंने उसकी बात मान ली और अपने डर को दबा दिया। हमने होटल का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी महक हमारी नाक से टकराई। यह महक पुरानी लकड़ी, सीलन और किसी मरे हुए जानवर जैसी मिलीजुली बदबू थी। अंदर का नजारा बहुत ही शाही लेकिन डरावना था। लॉबी बहुत बड़ी थी जिसमें लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था जो अब काफी गंदा हो चुका था। छत से एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था जिसकी कुछ लाइटें जल रही थीं और कुछ खराब थीं। सामने रिसेप्शन का काउंटर था, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिसेप्शन की मेज पर एक पुरानी घंटी रखी थी। साहिल ने आगे बढ़कर वह घंटी बजाई। टिंग की आवाज उस खाली हॉल में गूंज गई और उसकी गूंज काफी देर तक सुनाई देती रही। हम इंतजार करने लगे। 1 मिनट बीता, फिर 2 मिनट, कोई नहीं आया। साहिल ने दोबारा घंटी बजाई, इस बार थोड़ा जोर से। तभी हमें सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। वह आवाज बहुत धीमी और भारी थी। हम दोनों की नजरें सीढ़ियों पर टिक गईं। अंधेरे से निकलकर एक आदमी हमारे सामने आया। उसकी उम्र करीब 60-65 साल रही होगी। उसने एक पुराना वेटर वाला सूट पहन रखा था जो उसके शरीर पर थोड़ा ढीला लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था और उसकी आंखें अजीब सी थीं, थोड़ी धंसी हुई और एकदम पथराई हुई। उसने हमारे पास आकर कोई स्वागत नहीं किया, बस अपनी भारी और खुरदुरी आवाज में पूछा कि क्या चाहिए। साहिल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि अंकल, हमारी गाड़ी बाहर जंगल में खराब हो गई है, क्या हमें आज रात रुकने के लिए एक कमरा मिल जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वह हमें तौल रहा हो। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला कि हाँ, कमरा मिल जाएगा, लेकिन किचन बंद हो चुका है तो खाना नहीं मिलेगा। हमने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि हमें बस सोने के लिए जगह चाहिए थी। उसने काउंटर के नीचे से एक बड़ा सा रजिस्टर निकाला और उसे खोला। पन्ने पलटने की आवाज बहुत तेज आ रही थी। मैंने देखा कि रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर जो नाम लिखे थे वह बहुत पुरानी तारीखों के लग रहे थे। उसने हमें नाम और पता लिखने को कहा।
साहिल ने एंट्री की। बूढ़े आदमी ने दीवार पर टंगे चाबियों के बोर्ड से एक चाबी निकाली। चाबी के साथ एक भारी पीतल का गुच्छा लगा हुआ था। कमरा नंबर 303 तीसरी मंजिल पर है, उसने चाबी काउंटर पर रखते हुए कहा। लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से जाना होगा, और एक बात याद रखना, रात को कमरे से बाहर मत निकलना और दूसरी मंजिल पर बिल्कुल मत जाना, वहां मरम्मती का काम चल रहा है। उसकी यह चेतावनी देने का तरीका इतना सपाट था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने चाबी ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, मुझे लगा कि वह बूढ़ा आदमी अभी भी हमें घूर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो वह वाकई अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा था और उसकी नजरें हम पर ही गड़ी थीं। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और साहिल के पीछे पीछे चलने लगा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह होटल सालों से खाली पड़ा है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही हमें लगा कि तापमान अचानक गिर गया है। वहां का कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, हमें वहां नहीं जाना था, इसलिए हम चुपचाप तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन दूसरी मंजिल के गलियारे से मुझे किसी के रोने की बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने साहिल का हाथ पकड़ा और उसे रोका। सुन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे कोई आवाज आई? साहिल ने कान लगाकर सुना। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा कि नहीं यार, तुझे फिर से वहम हो रहा है, बाहर हवा चल रही होगी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। शायद वह भी डर रहा था, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहता था। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। यहाँ का माहौल थोड़ा बेहतर था। कम से कम यहाँ की लाइटें जल रही थीं, हालांकि वे भी बहुत मध्यम थीं और बार बार जल बुझ रही थीं। हमारा कमरा नंबर 303 गलियारे के बिल्कुल आखिर में था। हम लंबे गलियारे से गुजरते हुए आगे बढ़े। दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। हर दरवाजे के बाहर अजीब तरह के नंबर प्लेट लगे थे। चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उन बंद दरवाजों के पीछे कोई है जो दरवाजे से कान लगाकर हमें सुन रहा है। मेरे जूतों की आवाज उस सन्नाटे में हथौड़े जैसी लग रही थी। आखिरकार हम कमरा नंबर 303 के सामने पहुंचे। दरवाजा पुरानी लकड़ी का था और उस पर नक्काशी की गई थी। साहिल ने चाबी ताले में लगाई। ताला बहुत जाम था। साहिल ने जोर लगाया और एक तेज कटक की आवाज के साथ ताला खुल गया। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजे के कब्जे जंग लगे होने के कारण एक बहुत ही डरावनी छूं की आवाज करते हुए खुले। अंदर का कमरा काफी बड़ा था। बीच में एक बड़ा सा डबल बेड लगा था जिस पर सफेद चादर बिछी थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी और दूसरे कोने में एक बड़ा सा आदम कद आईना लगा था। खिड़की पर भारी मखमली पर्दे लटके थे। कमरे की हवा में भी वही सीलन और पुरानी महक थी जो नीचे लॉबी में थी। हमने अपना बैग सोफे पर पटका और राहत की सांस ली। साहिल सीधा बेड पर जाकर लेट गया और बोला कि शुक्र है भाई, बिस्तर तो मिल गया। मैं कमरे का जायजा लेने लगा। मैं खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर इतना घना कोहरा और अंधेरा था कि कुछ नहीं दिखा। मैंने पर्दा वापस गिरा दिया। तभी मेरी नजर उस बड़े आईने पर पड़ी। वह आईना बहुत पुराना लग रहा था। उसका कांच किनारों से काला पड़ चुका था। मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करने लगा। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अरे यार, ये क्या हुआ? साहिल की आवाज आई। रुक, मैं मोबाइल की टॉर्च जलाता हूं। इससे पहले कि साहिल टॉर्च जला पाता, मुझे अंधेरे में अपने बिल्कुल करीब किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई मेरे ठीक कान के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मेरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। साहिल, मैंने कांपती हुई आवाज में पुकारा। तभी मोबाइल की फ्लैशलाइट जली। साहिल बेड पर बैठा था। क्या हुआ आकाश, क्यों चिल्ला रहा है? उसने पूछा। मैंने चारों तरफ देखा। मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन वह सांसों की आवाज इतनी साफ थी कि वह मेरा वहम नहीं हो सकता था। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा कि कुछ नहीं। शायद मुझे लगा कि कोई है। बिजली अभी तक नहीं आई थी। हम दोनों मोबाइल की रोशनी में बैठे थे। साहिल ने कहा कि वह फ्रेश होने वॉशरूम जा रहा है। वह उठकर बाथरूम की तरफ गया।
बाथरूम का दरवाजा भी आवाज करता हुआ खुला। साहिल अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं कमरे में अकेला रह गया। मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए मैंने लाइट बंद कर दी और अंधेरे में ही बेड पर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। पहले मुझे लगा कि शायद कोई होटल का स्टाफ होगा, लेकिन वह आवाज हमारे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। मैं सांस रोके दरवाजे को घूरता रहा। नीचे दरवाजे की दरार से मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। फिर दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे घूमने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी क्योंकि ताला खराब था। हैंडल धीरे धीरे नीचे हुआ और दरवाजा 1 इंच खुल गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। साहिल, मैंने पूरी ताकत लगाकर आवाज दी। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला और साहिल बाहर आया। उसके हाथ में जलता हुआ मोबाइल था। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। जैसे ही उसकी रोशनी दरवाजे पर पड़ी, दरवाजा वापस अपनी जगह पर बंद हो गया। कोई बाहर था, दरवाजा खुल रहा था, मैंने हांफते हुए कहा। साहिल ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने जाकर दरवाजा खोला और गलियारे में झांका। कोई नहीं है यहां आकाश, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। चल सो जा, सुबह बात करेंगे। उसने दरवाजा बंद किया और इस बार एक कुर्सी दरवाजे के हैंडल के नीचे फंसा दी ताकि कोई बाहर से खोल न सके। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। थकावट इतनी ज्यादा थी कि डर के बावजूद मेरी आंखें भारी होने लगी। साहिल तो लेटते ही सो गया और खर्राटे लेने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रहा था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ साहिल के खर्राटों की आवाज आ रही थी। तभी मुझे लगा कि बाथरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही है। टिप टिप टिप। साहिल जब बाहर आया था तो उसने नल ठीक से बंद किया था। मुझे याद था। मैं इस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आवाज तेज होती गई और फिर पानी टपकने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज आने लगी। कोई बाथरूम के अंदर गुनगुना रहा था। एक औरत की आवाज। वह कोई लोरी जैसा कुछ गुनगुना रही थी, सुरीली लेकिन बेहद डरावनी। मेरा खून जम गया। साहिल मेरे बगल में सो रहा था, तो बाथरूम में कौन हो सकता है? मैंने कांपते हाथों से साहिल को हिलाया। साहिल उठ, बाथरूम में कोई है, मैंने फुसफुसाया। साहिल ने नींद में बड़बड़ाते हुए मेरा हाथ झटक दिया। वह गहरी नींद में था। आवाज अब और साफ हो गई थी। वह औरत अब लोरी गाते गाते हंसने लगी थी। वह हंसी इतनी शैतानी थी कि मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं जाकर देखूं? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी बाथरूम का दरवाजा, जो साहिल ने बंद नहीं किया था बल्कि सटाया था, वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंधेरे में मैंने देखा कि बाथरूम के फर्श पर पानी बाहर की तरफ बह रहा था, लेकिन वह पानी नहीं था। मोबाइल की मध्यम स्क्रीन लाइट में वह गाढ़ा और काला दिख रहा था, और उस बहते हुए काले पानी के साथ एक लंबा काला साया बाथरूम से बाहर रेंगता हुआ आ रहा था। मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था। वह साया किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि धुएं और अंधेरे का एक ऐसा गाढ़ा मिश्रण था जिसने एक विकृत आकार ले लिया हो। जैसे जैसे वह साया बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था, कमरे का तापमान और भी ज्यादा गिरता जा रहा था। मेरे कानों में अभी भी वह सुरीली लेकिन डरावनी गुनगुनाहट गूंज रही थी, जो अब बाथरूम से नहीं बल्कि उस साये के अंदर से आ रही थी। वह साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पहले वह जमीन पर रेंग रहा था, लेकिन अब वह हवा में खड़ा हो रहा था। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, न हाथ थे न पैर, बस एक लंबा काला धुआं जो छत तक पहुंच रहा था। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लगा मेरा सीना फट जाएगा। मैं चाहकर भी अपनी नजरें उस चीज से हटा नहीं पा रहा था। अचानक उस साये के बीच में 2 लाल चमकती हुई बिंदु दिखाई दिए, जैसे 2 अंगारे हवा में जल रहे हों। वह उसकी आंखें थीं। वह सीधी मेरी तरफ देख रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह चीज जानती है कि मैं जाग रहा हूं। वह जानती है कि मैं उसे देख रहा हूं। साहिल अभी भी गहरी नींद में था। उसकी बेफिक्री देखकर मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तभी उस काले साये ने
अपना एक हाथ जैसा आकार मेरी तरफ बढ़ाया। वह हाथ बहुत लंबा था और उसकी उंगलियां किसी नुकीले पंजों जैसी लग रही थीं। वह मेरे चेहरे के करीब आ रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत बटोरकर पीछे खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर जैसे लकवा मार गया हो। वह ठंडा बर्फीला हाथ मेरे गाल को छूने ही वाला था कि तभी कमरे में रखा लैंडलाइन फोन जोर से बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। वह आवाज उस सन्नाटे में किसी बम के फटने जैसी लगी। फोन की घंटी बजते ही वह काला साया और वह लाल आंखें एक पल में धुएं की तरह बिखर गईं और गायब हो गईं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जबकि कमरे में कड़ाके की ठंड थी। फोन की आवाज से साहिल हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपनी आंखें मलते हुए गुस्से में कहा, यार ये कौन है जो आधी रात को फोन कर रहा है? मैं अभी भी सदमे में था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उस फोन को घूरता रहा। साहिल ने रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, उसने नींद भरी आवाज में कहा। मैं साहिल के चेहरे को देख रहा था। पहले वह चिढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसका हाथ कांपने लगा। उसने धीरे से फोन रख दिया। कौन था? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मेरा गला अभी भी बैठा हुआ था। साहिल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह डर दिखाई दे रहा था जो कुछ देर पहले मेरी आंखों में था। कोई बच्चा था, साहिल ने फुसफुसाते हुए कहा। वह रो रहा था और बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, मम्मी आ रही हैं, छुप जाओ, मम्मी आ रही हैं। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा था ना साहिल, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। साहिल अब मेरी बात काटने की हालत में नहीं था। उसने तुरंत अपना जैकेट उठाया और बोला, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ये जगह ठीक नहीं है। भाड़ में जाए ये होटल और भाड़ में जाए ठंड। हम गाड़ी में सो लेंगे, लेकिन यहां नहीं रुकेंगे। हमने अपना सामान उठाया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और दरवाजे की तरफ लपके। साहिल ने वह कुर्सी हटाई जो उसने दरवाजे के हैंडल में फंसाई थी। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अरे ये क्या हुआ? साहिल ने दोबारा जोर लगाया। ये जाम हो गया है शायद। उसने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा खींचना शुरू किया। दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने उसे वेल्डिंग कर दिया हो, जबकि ये वही दरवाजा था जो कुछ देर पहले अपने आप खुल रहा था। खुल जा भाई, साहिल ने दरवाजे पर लात मारी। तभी हमें दरवाजे के बाहर से गलियारे में किसी के हंसने की आवाज आई। ये वही हंसी थी जो मैंने बाथरूम में सुनी थी, एक औरत की खिलखिलाती हुई चुड़ैल जैसी हंसी। वह हंसी दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। हम दोनों दरवाजे से पीछे हट गए। हम समझ चुके थे कि हम कमरे में कैद हो चुके हैं। साहिल ने इधर उधर देखा और खिड़की की तरफ भागा। खिड़की? हम खिड़की से निकल सकते हैं। उसने खिड़की का पर्दा हटाया, लेकिन जैसे ही उसने कांच के बाहर देखा, वह चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। आकाश! मैं दौड़कर उसके पास गया और खिड़की से बाहर देखा। 3री मंजिल की खिड़की से नीचे देखने पर हमें होटल का कंपाउंड या जंगल दिखना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ एक गहरी काली खाई थी और उस अंधेरे में हजारों हाथ खिड़की के कांच पर खरोंच मार रहे थे। वे हाथ जले हुए थे, उनकी त्वचा उधड़ी हुई थी। वे कांच पर चिपक रहे थे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं और साहिल डर के मारे कमरे के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। न दरवाजा खुल रहा था, न खिड़की से जाना संभव था। हम बुरी तरह फंस चुके थे। अब क्या करें? साहिल की आवाज रुआंसी हो गई थी। वह निडर साहिल नहीं लग रहा था। वह बस एक डरा हुआ लड़का था जो घर जाना चाहता था। तभी कमरे की बत्तियां अचानक जल उठी, लेकिन वे सामान्य पीली रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि एक अजीब सी लाल रोशनी दे रही थी, जैसे किसी ने बल्ब पर खून पोत दिया हो। और उसी रोशनी में मैंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। जब हम आए थे तब दीवारें साफ थीं, लेकिन अब उन पर कोयले या किसी काली चीज से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई नहीं बचता।
ये पूरी दीवार पर सैकड़ों बार लिखा गया था। मेरी नजर बाथरूम के दरवाजे पर गई। वहां से अभी भी पानी बहकर बाहर आ रहा था, लेकिन अब वह पानी काला नहीं था, वह बिल्कुल ताजा लाल खून था। वह खून धीरे धीरे पूरे कमरे के फर्श पर फैलने लगा था। खून की वह धात्विक गंध इतनी तेज थी कि मुझे उबकाई आने लगी। साहिल, बाथरूम का वेंटिलेशन, मुझे अचानक याद आया। बाथरूम में एक छोटी खिड़की थी जो शायद पीछे की तरफ खुलती है। साहिल ने मेरी तरफ देखा। लेकिन खून वहां से आ रहा है आकाश, अंदर जाना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है भाई, अगर हम यहां रहे तो मारे जाएंगे, मैंने कहा। मुझे पता था कि उस बाथरूम में जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन कमरे में बंद रहकर मरने से बेहतर था कि हम कोशिश करें। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मैंने एक लंबी सांस ली और हम खून से सने फर्श पर चलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़े। मेरे जूतों के नीचे खून के छप छप करने की आवाज आ रही थी। जैसे ही हम बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। बाथरूम का नल खुला हुआ था और उसमें से पानी की जगह खून बह रहा था। बाथटब पूरा भर चुका था और उसमें से खून ओवरफ्लो होकर फर्श पर गिर रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह यह थी कि बाथटब के अंदर से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। खून के अंदर बुलबुले उठ रहे थे। हमने वेंटिलेशन खिड़की की तरफ देखा। वह काफी ऊपर थी और छोटी थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि हम उसमें से निकल सके। मैं तुझे सहारा देता हूं, तू ऊपर चढ़, साहिल ने कहा। उसने अपने हाथों का सहारा बनाया। मैंने अपना पैर उसके हाथों पर रखा और ऊपर चढ़ा। मैंने खिड़की का कांच तोड़ने के लिए पास में रखा शैम्पू का बोतल उठाया और जोर से मारा। कांच टूटकर बाहर गिर गया। ताजी ठंडी हवा अंदर आई। वह हवा किसी वरदान जैसी लगी। जल्दी कर आकाश, साहिल नीचे से चिल्लाया। कुछ मेरे पैर पकड़ रहा है। मैंने नीचे देखा। खून के अंदर से निकले हुए 2 सड़े गले हाथ साहिल के टखनों को जकड़ चुके थे और उसे बाथटब की तरफ खींच रहे थे। साहिल चीख रहा था और अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। साहिल, मैं चिल्लाया। मैं आधा खिड़की से बाहर था, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं वापस कूदा। फिसलन भरे फर्श पर मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाम से खून में गिर गया। मेरे कपड़े पूरे भीग गए। मैं रेंगते हुए साहिल के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। वह ताकत जो उसे खींच रही थी बहुत शक्तिशाली थी। साहिल घिसटता हुआ बाथटब के करीब जा रहा था। आकाश, मुझे मत छोड़ना, वह रो रहा था। मैंने पास पड़ा वाइपर उठाया और उन सड़े हुए हाथों पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीसरी बार मारने पर उन हाथों की पकड़ ढीली हुई। साहिल ने एक जोरदार झटका दिया और अपना पैर छुड़ा लिया। हम दोनों गिरते पड़ते बाथरूम से बाहर भागे। जैसे ही हम कमरे में वापस आए, हमने देखा कि कमरे का मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ है। शायद उस शक्ति ने हमें बाथरूम में फंसाने के लिए दरवाजा खोल दिया था, या ये कोई और चाल थी। हमने सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया। हम खुले दरवाजे से बाहर गलियारे में भाग निकले। गलियारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने छोड़ते समय देखा था, लंबा, अंधेरा और डरावना। लेकिन अब वहां सन्नाटा नहीं था। गलियारे के दोनों तरफ के कमरों के दरवाजों के पीछे से पीटने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कमरे में कोई कैद है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। बचाओ, बचाओ की सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। हम सीढ़ियों की तरफ भागे। हमारा मकसद था ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर बाहर निकलना। साहिल आगे था और मैं उसके पीछे। हम दौड़ते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और नीचे उतरने लगे। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल। हमने तेजी से सीढ़ियां पार की, लेकिन जब हम अगली मंजिल पर पहुंचे और दीवार पर लिखा फ्लोर नंबर देखा तो हम रुक गए। वहां लिखा था 3। ये कैसे हो सकता है? साहिल ने हांफते हुए कहा। हम अभी तो तीसरी मंजिल से नीचे उतरे हैं, तो हम वापस तीसरी मंजिल पर कैसे आ गए? शायद हमने गलती से ऊपर की सीढ़ियां ले ली होंगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, हालांकि मैं जानता था कि हम नीचे ही आए थे। चल दोबारा कोशिश करते हैं, साहिल ने कहा। हम फिर से नीचे की तरफ भागे। इस बार हमने सीढ़ियों की गिनती की। 1, 2, 3, 20 सीढ़ियां उतरने के बाद हम अगली लैंडिंग पर पहुंचे।
हमने दीवार पर देखा, वहां फिर से लिखा था 3। हम एक लूप में फंस चुके थे। चाहे हम कितना भी नीचे जाएं, हम बार बार उसी तीसरी मंजिल पर वापस आ रहे थे। हम थक कर चूर हो चुके थे। सांस फूल रही थी और दिमाग काम करना बंद कर चुका था। हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। साहिल जमीन पर बैठ गया। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। नहीं साहिल, हार नहीं मान सकते। मैंने उसे उठाया। याद है उस बूढ़े ने क्या कहा था? लिफ्ट खराब है, लेकिन अगर सीढ़ियां काम नहीं कर रही तो शायद लिफ्ट ही एकमात्र रास्ता हो। लेकिन वो तो खराब है आकाश, साहिल ने कहा। जाकर देखते हैं, मैंने कहा। हम वापस गलियारे में आए और लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा पुरानी जाली वाला था। मैंने बटन दबाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, लेकिन हैरान करते हुए बटन की लाइट जल गई और हमें ऊपर से लिफ्ट के आने की आवाज सुनाई देने लगी। जंजीरों और गरारी की खड़खड़ाहट उस सन्नाटे में गूंज रही थी। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रही थी। हम दोनों सांस रोके खड़े थे। क्या लिफ्ट खाली होगी या उसमें कोई होगा? डिंग! लिफ्ट हमारे फ्लोर पर आकर रुकी। जालीदार दरवाजा अपने आप एक झटके के साथ खुला। लिफ्ट खाली थी, लेकिन लिफ्ट के अंदर एक पुराना धूल जमा स्टूल रखा था और उस पर एक पुरानी गुड़िया बैठी थी। उस गुड़िया की एक आंख नहीं थी और उसका कपड़ा फटा हुआ था। यह क्या मजाक है? साहिल ने कहा। हम हिचकिचाते हुए लिफ्ट के अंदर घुसे। लिफ्ट काफी छोटी थी और उसमें से भी वही सीलन भरी बदबू आ रही थी। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन जी दबाया। दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। हमें लगा कि शायद अब हम बच जाएंगे। लिफ्ट नीचे जा रही थी, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक रुक गई। लाइटें फड़फड़ाने लगीं। क्या हुआ? साहिल ने घबराकर पूछा। मैंने बटन को बार बार दबाया। शायद अटक गई है। तभी लिफ्ट के स्पीकर से एक आवाज आई। वह आवाज बहुत फटी हुई और यांत्रिक थी, जैसे कोई बहुत पुराने रेडियो से बोल रहा हो। स्वागत है मेहमानों, दूसरी मंजिल पर आपका स्वागत है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, नहीं, मैंने बुदबुदाया। उसने मना किया था, दूसरी मंजिल पर नहीं जाना है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने जो नजारा था वह तीसरी मंजिल से बिल्कुल अलग था। यहां कोई कालीन नहीं था, फर्श कच्चा था और दीवारों का प्लास्टर पूरी तरह उखड़ा हुआ था। यहां बहुत अंधेरा था। सिर्फ दूर कहीं एक लाल रंग का बल्ब लटक रहा था जो झूल रहा था। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, हमने देखा कि लिफ्ट के ठीक सामने गलियारे के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो हमें रिसेप्शन पर मिला था। लेकिन इस बार वह रिसेप्शनिस्ट के कपड़ों में नहीं था। उसने कसाईयों वाला गंदा एप्रन पहन रखा था जो खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा जंग लगा हुआ मांस काटने वाला बड़ा चाकू था। वह हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि उसके मुंह के किनारे फटे हुए लग रहे थे। उसके दांत काले और नुकीले थे। मैंने कहा था ना, उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। दूसरी मंजिल पर मत आना, यहां काम चल रहा है, सफाई का काम। साहिल ने पागलों की तरह क्लोज डोर का बटन दबाना शुरू कर दिया। बंद हो जा, बंद हो जा। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगा। वह चाकू को दीवार पर घिसते हुए आ रहा था, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं और कर्र कर्र की डरावनी आवाज पैदा हो रही थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। वह बूढ़ा अब लिफ्ट से सिर्फ 10 कदम दूर था। आकाश, कुछ कर, साहिल चिल्लाया। मैंने लिफ्ट के पैनल को देखा। वहां एक इमरजेंसी अलार्म का बटन था और उसके नीचे एक चाबी लगाने की जगह थी। मेरी जेब में अभी भी कमरा नंबर 303 की चाबी थी। मुझे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन मैंने वह चाबी उस इमरजेंसी स्लॉट में घुसा दी। अजीब बात थी, चाबी फिट हो गई। मैंने उसे घुमाया। लिफ्ट को एक जोरदार झटका लगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, ठीक उस वक्त जब वह बूढ़ा आदमी अपना चाकू हम पर मारने के लिए हवा में लहरा रहा था। चाकू की नोक लोहे की जाली से टकराई और एक तेज झंझनाहट हुई। हम बच गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, क्योंकि लिफ्ट अब नीचे नहीं जा रही थी, वह ऊपर भी नहीं जा रही थी, वह पीछे की तरफ चल रही थी। हाँ, यह सुनने में अजीब है,
लेकिन लिफ्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रही थी, जैसे कोई ट्राम या ट्रेन हो। हमें धक्के लग रहे थे। ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? साहिल ने मेरा कंधा पकड़ लिया। कुछ देर चलने के बाद लिफ्ट रुकी। पिछला हिस्सा जो ठोस दीवार थी वह अचानक एक दरवाजे की तरह खुल गया। हम एक बहुत बड़े हॉल में आ गए थे। ये होटल का हिस्सा नहीं लग रहा था। ये एक पुराना बॉलरूम जैसा था, जहां सैकड़ों साल पहले पार्टियां होती होंगी। वहां सैकड़ों लोग थे, या यूं कहें लोगों के पुतले या शायद लाशें। वे सब पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, पुरुष सूट में और महिलाएं गाउन में। वे सब जोड़ों में खड़े थे, जैसे डांस करने के लिए तैयार हों, लेकिन वे हिल नहीं रहे थे। वे एकदम स्थिर थे। उन सब के चेहरे पर एक ही जैसी भयानक मुस्कान चिपकी हुई थी। और हॉल के बीच में एक बड़ा सा पियानो रखा था। उस पियानो पर कोई बैठा था जिसकी पीठ हमारी तरफ थी। वह पियानो बजा रहा था, लेकिन कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उंगलियों के चाबियों पर पड़ने की खटखट आवाज आ रही थी। हम धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकले। हमारा मकसद था हॉल के दूसरे छोर पर दिख रहा बड़ा दरवाजा, जिस पर एग्जिट निकास लिखा था। हमें उन स्थिर खड़े लोगों के बीच से होकर गुजरना था। आकाश, इनकी तरफ मत देखना, साहिल ने धीमे स्वर में कहा। बस सीधे दरवाजे की तरफ चल। हम उन पुतलों के बीच से गुजरने लगे। वे मोम के पुतलों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी त्वचा बहुत असली लग रही थी। उनकी आंखें कांच की थीं, लेकिन मुझे कसम से लग रहा था कि जैसे ही हम उनके पास से गुजर रहे थे, उनकी पुतलियां हमें फॉलो कर रही थीं। जब हम हॉल के बिल्कुल बीच में पहुंचे तो पियानो बजना बंद हो गया। वह व्यक्ति जो पियानो बजा रहा था धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह घूमा। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, साहिल था। मैंने बगल में खड़े साहिल को देखा। वह मेरे साथ खड़ा था, और वहां पियानो के पास भी साहिल खड़ा था, लेकिन पियानो वाला साहिल अलग था। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, गले पर रस्सी के निशान थे, और उसकी आंखें सफेद थीं। यह क्या है? मेरे बगल वाला साहिल कांपने लगा। पियानो वाले साहिल ने अपनी उंगली उठाई और मेरे बगल वाले साहिल की तरफ इशारा किया, और फिर एक साथ हॉल में खड़े वो सैकड़ों पुतले हमारी तरफ घूमे। उनकी गर्दनें एक झटके के साथ मुड़ी। कड़क कड़क कड़क। उसे हमें दे दो, उन सैकड़ों पुतलों ने एक साथ बोला। उनकी आवाज गूंज रही थी। भाग! मैंने साहिल का हाथ खींचा। हम उस एग्जिट वाले दरवाजे की तरफ पूरी जान लगाकर भागे। पीछे से उन सैकड़ों पुतलों के दौड़ने की आवाज आने लगी। वे इंसान की तरह नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर दौड़ रहे थे। टेबल और कुर्सियां गिरने की आवाजें आ रही थीं। हम दरवाजे तक पहुंचे। मैंने हैंडल घुमाया। शुक्र है दरवाजा खुला था। हम बाहर गिरे और मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से दरवाजे पर सैकड़ों हाथ पीटने लगे। दरवाजा बुरी तरह हिल रहा था। हम हांफते हुए जमीन पर पड़े थे। जब मैंने सिर उठाकर देखा कि हम कहाँ हैं, तो मेरा दिल बैठ गया। हम होटल के बाहर नहीं थे। हम होटल की छत टेरेस पर थे। चारों तरफ घना कोहरा था, और छत के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था। पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में वही अंगारे जैसी चमक थी जो मैंने कमरे 303 में देखी थी। तुमने मेरी नींद खराब की, उसने अपनी वही सुरीली आवाज में कहा। अब तुम्हें सुलाना पड़ेगा। वह हवा में थोड़ा ऊपर उठी और हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम पीछे खिसके, लेकिन पीछे छत का किनारा था। नीचे गहरी खाई और अंधेरा। आगे वह चुड़ैल। तभी साहिल ने कुछ ऐसा देखा जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। छत के एक कोने में एक पुरानी पानी की टंकी थी, और उसके पास एक लोहे की सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी, जो शायद फायर एग्जिट थी। आकाश, फायर एग्जिट! साहिल चिल्लाया। हमने उस तरफ दौड़ लगाई। वह औरत चीखी। उसकी चीख से मेरे कान सुन्न हो गए। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गया। साहिल सीढ़ी तक पहुंच चुका था। उसने मुड़कर देखा। आकाश! वह औरत मेरे ऊपर मंडरा रही थी।
मैं उसकी सड़ी हुई सांसें महसूस कर सकता था। तुम यहीं रहोगे, उसने फुसफुसाया। मेरे पास मेरा बैग था। मैंने बैग में हाथ डाला। मेरे हाथ में हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब आई जो मेरी माँ ने हमेशा मेरे बैग में रखने को दी थी। मैंने उसे निकाला और उस औरत के चेहरे पर दे मारा। जैसे ही किताब उसे छुई, एक तेज बिजली जैसी कड़कड़ाहट हुई और वह औरत पीछे की तरफ छिटक गई, जैसे उसे करंट लगा हो। वह दर्द से कराहने लगी। मुझे मौका मिल गया। मैं उठा और साहिल की तरफ भागा। हम दोनों उस लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। सीढ़ी बहुत पुरानी थी और हिल रही थी। जंग लगा लोहा हमारे हाथों में चुभ रहा था। हम बिना नीचे देखे बस उतरते जा रहे थे। काफी देर उतरने के बाद हमारे पैर जमीन पर पड़े। हम होटल के पीछे वाले हिस्से में थे, जहां जंगल और भी घना था। गाड़ी कहाँ है? मैंने पूछा। हमें होटल के सामने जाना था। हम झाड़ियों के बीच से होते हुए होटल के सामने वाले हिस्से की तरफ भागे। हमारे कपड़े फट चुके थे, शरीर पर खरोंचें थीं। जैसे ही हम सामने पहुंचे, हमने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी देखी जहां हमने छोड़ी थी। चाबी है ना तेरे पास? मैंने हाँफते हुए पूछा। साहिल ने जेब टटोली। हाँ है। हम गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे, हमने देखा कि गाड़ी के चारों टायर गायब हैं और गाड़ी की छत पर वह बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था। वह उसी बड़े चाकू से अपने नाखून साफ कर रहा था। जाने की इतनी जल्दी है? उसने ऊपर से नीचे हमें देखते हुए कहा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमने जंगल की तरफ भागने का फैसला किया। गाड़ी बेकार थी। हम सड़क की तरफ पैदल भागे। अंधेरा, कोहरा और पीछे वह होटल। हम जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़े। करीब 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद हमें लगा कि हम काफी दूर आ गए हैं। हम एक पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए रुके। बच गए क्या? साहिल ने घुटनों पर हाथ रखकर पूछा। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। इस जंगल में जहां नेटवर्क नहीं था, वहां नोटिफिकेशन आया। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। एक मैसेज था, अनजान नंबर से। मैंने उसे खोला। उसमें एक वीडियो था। मैंने वीडियो प्ले किया। वीडियो में हम दोनों दिख रहे थे, अभी इसी वक्त इस पेड़ के नीचे खड़े हुए। कोई हमें इसी पेड़ के ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे ऊपर देखा। पेड़ की सबसे निचली डाली पर, हमारे सिर से बमुश्किल 5 फीट ऊपर, वही औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे और उसका चेहरा हमारे चेहरों के बिल्कुल सामने था। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुराना सा मोबाइल था जिससे वह हमें रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे मुड़ी हुई थी और वह हमें देखकर अपनी बत्तीसी दिखा रही थी। उसके दांतों से काला खून टपक रहा था जो सीधा मेरे गाल पर गिरा। वह खून तेजाब की तरह जल रहा था। साहिल, भाग! मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और उसे धक्का दिया। हम दोनों अलग अलग दिशा में लुढ़क गए। उसी पल वह औरत पेड़ से नीचे कूदी, ठीक उस जगह जहां हम 1 सेकंड पहले खड़े थे। उसके गिरने से जमीन पर एक गड्ढा सा बन गया। उसने एक जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर चलते हुए मेरी तरफ छलांग लगाने की कोशिश की। मैंने अपनी मुट्ठी में भींची हुई हनुमान चालीसा को अपनी छाती से लगा लिया और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने यह बोला, वह औरत हवा में ही रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। वह दर्द से चीखी और पीछे की तरफ गिर पड़ी। उसे तड़पता देख मुझे समझ आ गया कि यही हमारी ढाल है। साहिल, रुकना मत, बस दौड़ता रह और मंत्र पढ़ता रह, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हम जंगल में अंधाधुंध भाग रहे थे। झाड़ियां हमारे कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे हमारे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि मुझे अपना हाथ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। बस साहिल के दौड़ने की आवाज सुनकर मैं उसके पीछे भाग रहा था। अचानक मेरे सामने जंगल का नजारा बदलने लगा। पेड़ों के तने इंसानी चेहरों की तरह दिखने लगे और उनकी डालियां हाथों में बदल गईं, जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। रुक जाओ आकाश, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, बस रुक जाओ। वह आवाज मेरी माँ जैसी थी। एक पल के लिए मेरे कदम ठिठक गए। आकाश, मत सुनना, वो छलावा है। साहिल ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा।
उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे होश आ गया। हम भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा था। दाईं तरफ घने पेड़ थे और बाईं तरफ एक पुरानी टूटी हुई पगडंडी। हमें नहीं पता था कि कौन सा रास्ता चुनना है। तभी दाएं तरफ के अंधेरे से वही बूढ़ा आदमी अपना बड़ा चाकू लेकर निकला। वह बहुत तेज गति से हमारी तरफ आ रहा था, जबकि वह लंगड़ा कर चल रहा था। बाईं तरफ, जल्दी! साहिल चिल्लाया। हम बाईं तरफ की पगडंडी पर मुड़ गए। यह रास्ता थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने देखा कि हमारे सामने वही होटल द ग्रैंड हेरिटेज फिर से खड़ा है। हम घूम फिर कर वापस वहीं आ गए थे। मेरा दिल टूट गया। हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे साहिल। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। साहिल मेरे पास आया और मुझे झकझोरा। पागल हो गया है क्या? देख, ध्यान से देख आकाश, ये वो होटल नहीं है। मैंने आंसुओं से धुंधली आंखों से ऊपर देखा। साहिल सही कह रहा था। यह होटल जैसा दिख जरूर रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से जला हुआ खंडहर था। न खिड़कियों में कांच थे, न दीवारों पर रंग। छत आधी गिर चुकी थी और गेट जंग खाकर जमीन पर पड़ा था। यह क्या है? मैंने पूछा। शायद यह इस होटल की असली शक्ल है, साहिल ने कहा। वह सब जो हमने देखा वह बस एक भ्रम था, उनका बनाया हुआ जाल। तभी उस खंडहर के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत विशाल चीज मलबे के नीचे से जाग रही हो। खंडहर की टूटी हुई दीवारों के पीछे से दर्जनों परछाइयां निकलने लगी। वे धीरे धीरे हमें घेर रहे थे। साहिल, हनुमान चालीसा, मैंने कहा। मेरे साथ बोल। हम दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे जैसे हमारी आवाज तेज होती गई, हवा का रुख बदलने लगा। जो ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी वह अचानक गर्म होने लगी। उन परछाइयों की चीखें तेज हो गईं। वे हमारे करीब आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन एक अदृश्य घेरा उन्हें रोक रहा था। अचानक साहिल ने मेरी बांह पकड़ी। आकाश, सुन, वो आवाज सुन! मैंने पाठ रोककर कान लगाया। दूर, बहुत दूर से एक बहुत ही हल्की आवाज आ रही थी। पॉम पॉम। ये किसी ट्रक का हॉर्न था। हाईवे पास में है, साहिल खुशी से चिल्लाया। उस हॉर्न की आवाज ने हमारे अंदर नई जान फूंक दी। हमें दिशा मिल गई थी। आवाज उस खंडहर के ठीक पीछे से आ रही थी, मतलब हमें उस खंडहर को पार करके जाना था। तैयार है? मैंने साहिल की तरफ देखा। मरने से तो बेहतर है, उसने जवाब दिया। हम जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए सीधे उस खंडहर की तरफ दौड़े। वो साए, वो आत्माएं हम पर झपटी। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर नाखून गाड़े, किसी ने मेरे बाल खींचे, लेकिन हम रुके नहीं। हम मलबे के ऊपर से कूदे, जले हुए लकड़ी के लट्ठों को लांघा और होटल के पिछले हिस्से से बाहर निकल गए। जैसे ही हम होटल की सीमा से बाहर निकले, ऐसा लगा जैसे हम किसी पानी के बुलबुले से बाहर आ गए हों। अचानक हवा साफ हो गई, कोहरा छंटने लगा और हमारे सामने करीब 500 मीटर की दूरी पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी दिखाई दी। वह हाईवे था, असली दुनिया। हम उस रोशनी की तरफ पागलों की तरह दौड़े। हमारे पैर मिट्टी में धंस रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन हमने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही हमारे पैर डामर की पक्की सड़क पर पड़े, हम दोनों वहीं सड़क के बीचों बीच गिर पड़े। सड़क की वह कठोर सतह मुझे मखमल के बिस्तर जैसी लग रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, वहां तारे चमक रहे थे, कोहरा गायब था। तभी सामने से 2 तेज हेडलाइट्स हमारी तरफ आती दिखाई दी। एक बड़ा ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। हम सड़क के बीच में लेटे थे। साहिल और मैं लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और हाथ हिलाने लगे। रुको, रुको! हम चिल्लाए। ट्रक के टायर्स ने जोरदार आवाज की और ट्रक हमसे कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। वह एक अधेड़ उम्र का सरदार जी था। ओये, क्या कर रहे हो सड़क के बीच में? मरने का इरादा है क्या? वह गुस्से में चिल्लाया। हम दौड़कर उसके पास गए। पाजी, प्लीज हमें बचा लो, हमें लिफ्ट दे दो, कहीं भी छोड़ दो, बस यहां से ले चलो, मैं रोते हुए बोला। हमारी हालत देखकर फटे कपड़े, खून से सने चेहरे
और दहशत भरी आंखें, सरदार जी का गुस्सा शांत हो गया। अरे पुत्र, हुआ क्या है? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला। हम जल्दी से ट्रक के केबिन में चढ़ गए। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया और वह भारी लोहा ठक से बंद हुआ, मुझे पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ। ट्रक आगे बढ़ा। सरदार जी ने हमें पानी की बोतल दी। मैंने एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी और बाकी साहिल को दे दी। पानी गले से नीचे उतरते ही जान में जान आई। अब बताओ, क्या हुआ? तुम दोनों उस जंगल वाली सड़क से क्यों आ रहे थे? सरदार जी ने पूछा। मैंने कांपती आवाज में उन्हें सब कुछ बताया। डायवर्जन, खराब गाड़ी, होटल, वो बूढ़ा आदमी, वो चुड़ैल। मेरी बात सुनते ही सरदार जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। क्या नाम बताया होटल का? द ग्रैंड हेरिटेज, उन्होंने पूछा। हाँ पाजी, वही, साहिल ने कहा। सरदार जी ने हमें एक अजीब नजरों से देखा। पुत्र, उस नाम का होटल वहां हुआ करता था आज से 30 साल पहले, लेकिन 1995 के न्यू ईयर की रात वहां भीषण आग लग गई थी। होटल का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, पागल हो गया था। उसने अपने ही होटल में आग लगा दी थी। उस रात होटल में जितने भी मेहमान रुके थे और जो स्टाफ था, सब जलकर मर गए। कोई नहीं बचा था। कहते हैं आज भी वो लोग न्यू ईयर की रात अपनी पार्टी पूरी करने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर मेरे और साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब हम पूरी रात भूतों और आत्माओं के बीच थे। हम उन लोगों के साथ थे जो 30 साल पहले मर चुके थे। शुक्र मनाओ वाहे गुरु का कि तुम जिंदा वापस आ गए। सरदार जी ने अपनी सीट के पीछे बनी छोटी सी जगह से एक कृपाण और गुरु ग्रंथ साहिब का छोटा गुटका निकाला और डैशबोर्ड पर रख दिया। उस रास्ते पर रात को कोई गाड़ी नहीं रोकता। पुलिस ने भी वो रास्ता बंद कर रखा है। पता नहीं तुम लोग वहां कैसे पहुंच गए। उन्होंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। चिंता ना करो, मैं तुम्हें दिल्ली तक छोड़ दूंगा। बाकी का पूरा सफर हमने खामोशी में काटा। मेरी नजरें साइड मिरर पर टिकी थीं, यह देखने के लिए कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। सुबह के करीब 5 बजे हम दिल्ली 10 बॉर्डर पहुंचे। सरदार जी ने हमें एक टैक्सी स्टैंड पर उतार दिया। हमने उनके पैर छुए और उनका शुक्रिया अदा किया। अगर वो न मिलते तो शायद हम उस सड़क पर ही दम तोड़ देते। वहां से हमने एक टैक्सी की ओर सीधे मेरे घर नोएडा पहुंचे। जब मैं अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे सलाम किया तो मुझे यकीन हुआ कि मैं सच में वापस आ गया हूं। हम लिफ्ट से मेरे फ्लैट में गए। अंदर घुसते ही मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, डबल लॉक लगाया और सोफे पर गिर पड़ा। साहिल भी वहीं जमीन पर बैठ गया। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले हम दोनों रोने लगे। वह खुशी के आंसू थे, जिंदा बचने के आंसू थे। साहिल और मैं अब पूरी तरह ठीक हैं, कम से कम शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी वही हैं। हमें रात को अंधेरे में सोने से डर लगता है। हम दोनों ने रात में सफर करना छोड़ दिया है। वह होटल, वह बूढ़ा, वह चुड़ैल, सब कुछ आज भी मेरे सपनों में आता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई, उस रात के बाद मेरा और साहिल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम जान गए कि मुसीबत में हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। मेरी कार आज भी उसी जंगल में खड़ी है, या शायद अब तक कबाड़ बन चुकी होगी। मैंने उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं की। जान है तो जहान है, कार तो दूसरी आ जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आगाह करना था। कभी भी किसी भी सुनसान रास्ते पर जाने से पहले 100 बार सोचें। गूगल मैप्स या टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। और अगर कभी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो अपने दिल की आवाज सुनें। अगर आपको मेरी यह आप बीती पसंद आई या इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं आकाश अब आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस दुनिया के अंधेरे कोनों में क्या क्या छिपा बैठा है।